अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इस शेर को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार ने ईवीएम की दिल की बात सुनी और देश की जनता, खासकर राजनीतिक दलों को पहुंचा दी, जो अक्सर चुनाव हारने के बाद दोष ईवीएम पर लगा देते हैं। इस वीडियो में सुनाते हैं कहानी ईवीएम की, कब से हुई ईवीएम की शुरुआत, ईवीएम कैसे करती है काम, कब कब हुई है ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी और कौन से ऐसे देश हैं जहां होता है ईवीएम का इस्तेमाल। सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं स्विच एक्सप्लेन में। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सैयद सोबान। ये कहानी है ईवीएम की। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन को आसान भाषा में समझा जाए तो देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल से दिखने वाली इस मशीन से देश की जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, यानी एक इंसान इस मशीन के ज़रिए अपनी पसंद के नेता या फिर पार्टी का चुनाव करता है, जिसके बाद अगर मेजॉरिटी मिलती है तो राज्य या फिर केंद्र में सरकार बनती है। सवाल आता है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था तो ईवीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने बूथ कैप्चरिंग के बारे में सुना होगा। साल था 1957 और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआत इसकी बिहार से हुई। आज़ाद भारत का दूसरा लोकसभा चुनाव था। बिहार के बेगूसराय में पहली बार एक घटना मटिहानी विधानसभा सीट के रचियाही इलाके में भी घटी थी और इसके बाद से ही बैलेट और बंदूक की खबरें आती गईं। भारत का लोकतंत्र तार तार हो रहा था और कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। 70 का दशक आ चुका था और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि कोई सोल्यूशन लेकर आया जाए जिससे इन घटनाओं को कम किया जा सके। सबसे पहले 1977 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL हैदराबाद को एक डिज़ाइन डेवलप करने को कहा। 1979 में एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है। इसके बाद तारीख आती है 6 अगस्त 1980 और इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है। इसके बाद एक और पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर को रोप इन किया जाता है, जिसका काम था कि ECIL के साथ मिलकर ईवीएम्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। अब साल आता है 1982। पहली बार मई के महीने में केरल विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। केरल की परावुर विधानसभा सीट के 50 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाते हैं। बताया जाता है कि इस विधानसभा में 84 में से 50 ऐसी जगहें थी जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडर AC जोस और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर N शिवन पिल्लई के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। इसके बाद नतीजों का दिन आता है। बैलेट पेपर के मुकाबले जहां ईवीएम से चुनाव हुआ था, उन वोटों को गिनने में काफ़ी कम वक्त लगता है। CPI के N शिवन पिल्लई कांग्रेस के AC जोस को हरा देते हैं। पिल्लई को 30,450 वोट मिलते हैं जबकि जोस को 30,327 वोट मिलते हैं। आप डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत कम था। 123 वोटों का यहाँ पर डिफरेंस मिलता है। कांग्रेस यहाँ पर ईवीएम पर सवाल उठा देती है। इसके बाद AC जोस हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं और इस याचिका में कहा जाता है कि बिना संसदीय अनुमति के चुनाव आयोग ने इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल कर लिया। हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया कि 50 जहाँ पर बूथ पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर दोबारा बैलेट पेपर के जरिए चुनाव किया जाए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बैलेट पेपर से हुए चुनाव में AC जोस कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो 2000 वोटों के मार्जिन से जीत जाते हैं। इस आदेश को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव उस टाइम पर मेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के आधार पर ही कराने चाहिए थे, जो कि उसने नहीं कराए। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 1989 में ईवीएम के इस्तेमाल करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में चैप्टर 3 है, वहां पर अमेंडमेंट किया जाता है और एक नया सेक्शन 61A को इंसर्ट कर दिया जाता है। 15 मार्च 1989 से ये प्रोविजन भी लागू हो जाते हैं। इसके बाद सहमति बनती है। 1998 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाने लगता है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। फिर 1999 में 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में और बाद में फरवरी 2000 में
हरियाणा विधानसभा चुनाव के 45 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू होने लगता है। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम का पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। 543 सीटों के लिए 10 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल पूरे देश भर में किया जाता है। अब बात करते हैं ईवीएम कैसे काम करती है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2 यूनिट होते हैं मुख्य तौर पर, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट, जो एक दूसरे के साथ 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर कहें पोलिंग ऑफिसर के पास होती है और बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर होती है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर की एक स्लिप दिया करते थे, लेकिन ईवीएम के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन को दबाते हैं। इससे वोटर की बैलेटिंग यूनिट पर एक लाइट ब्लिंक होती है और वोटर को ये इंडिकेशन मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि बैलेटिंग यूनिट में वोट डाला जा सकता है। वोटर बैलेटिंग यूनिट पर अपने चॉइस के कैंडिडेट और सिंबल के सामने मौजूद बटन को प्रेस करके अपना वोट दर्ज कर देते हैं। इसी के साथ में वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का एक बॉक्स भी वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद होता है। इस बॉक्स में आप उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देख सकते हैं जिस पर आपने वोट किया है। यहाँ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही ये लाइट ऑन होती है और एक पेपर दिखता है और उस पर्ची के अंदर जो सिंबल होता है वो वही होता है जिसको आपने वोट दिया होता है। इसको आप चेक कर सकते हैं, फिर वो स्लिप गिर जाती है उसी बॉक्स के अंदर। अब ईवीएम की कुछ खास बातों को भी समझिए तो ये बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं होती है। 7.5 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी पर यह मशीन चल सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी इलाके में अगर लाइट नहीं है तो भी वोटिंग कराई जा सकती है। 2006 से पहले ईवीएम के जरिए 64 कैंडिडेट वाले इलाकों में ही वोटिंग हो सकती थी। मतलब एक बैटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट के नाम आ सकते हैं और एक साथ 4 ईवीएम मशीन्स को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब जिस जगह पर 64 या उससे कम उम्मीदवार होते थे वहीं पर वोटिंग ईवीएम के जरिए हो सकती थी। लेकिन 2006 के बाद मशीन को अपग्रेड किया गया और अब 24 बैटिंग यूनिट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 24 दैट इज 384। इसका मतलब यही हुआ कि जहां पर भी 384 के आसपास कैंडिडेट्स हैं या उससे कम है तो वहीं पर ईवीएम के जरिए चुनाव हो सकते हैं। इसमें नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव भी शामिल है। 2006 से पहले अगर कहीं 64 से ज़्यादा कैंडिडेट होते थे तो बैलेट पेपर के ज़रिए ही वोटिंग की जाती थी, लेकिन अब ये बढ़ चुका है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर समझने वाली है कि क्या बूथ कैप्चरिंग अगर ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो नहीं हो सकती है? तो जवाब है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन होता है। जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये भनक लगती है उसको कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है पोलिंग बूथ में, तो वो इस बटन को प्रेस कर देता है और वोटिंग रुक जाती है। इसके अलावा टाइम तो यहाँ पर सेव किया जा ही सकता है। वोटिंग के लिए भी आप अगर देखें और काउंटिंग के लिए भी देखें तो यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है। साथ ही इसमें 10 साल तक वोटिंग की डिटेल्स को भी सेव रखा जा सकता है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो ईवीएम सवालों के घेरे में आ ही जाती है। आरोप लगता है कि इस ईवीएम को आसानी से टेम्पर किया जा सकता है और इससे चुनाव के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर प्रोटेस्ट होता है और ईवीएम को टेम्पर करके भी दिखाया जाता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ओरिजिनल ईवीएम पर टेस्टिंग की गई है या नहीं। ईवीएम की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी ईवीएम सेफ नहीं है। कभी किसी की गाड़ी में ईवीएम मिल जाती है। खबरें ये भी आपने सामने देखी होंगी। कई लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि इसके ज़रिए जो वोटिंग की जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा कई सारी पिटीशंस कोर्ट में भी पड़ी हुई हैं जहां पर ईवीएम को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने यह फैसला लिया था कि वो अपने देश में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराएगा। बांग्लादेश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग नहीं करवाई। विपक्ष के नेता भारत में कई बार दोहराते रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। जापान जिस देश ने इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया है वहाँ भी बैलेट पेपर के ज़रिए वोट होते हैं। जर्मनी में भी बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग की जाती है। इसके अलावा भारत ने कई कंट्रीज़ को ईवीएम के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया हुआ है, जिसमें कि जॉर्डन, मालदीव्स, नामीबिया, इजिप्ट, भूटान और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भूटान, नेपाल और नामीबिया ऐसे देश हैं जो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल
करते आ रहे हैं। वोटिंग जैसी भी हो, निष्पक्ष होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले जो ईवीएम्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। आपका क्या कहना है कि क्या वोटिंग ईवीएम के जरिए ही होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।